So the topic is developmental dysplasia of the hip. Developmental dysplasia of the hip is a spectrum of hip instability. मीन्स कि ये डिस्प्लेजिया से लेकर डिसलोकेटेड हिप तक रेंज करता है। ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट एज में। काजेज ऑफ डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेजिया, इटियोलॉजी हो सकती है इसकी कि क्यों ये डेवलप हो रहा है। फर्स्ट जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, मोस्टली गर्ल्स में होता है। हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से हार्मोनल फैक्टर होता है। फीमेल्स का जो एस्ट्रोजन होता है वो उसकी बेबी पे इफेक्ट करता है एंड लिगामेंट लेग्स होते हैं। इसकी वजह से जो है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया हो सकता है या हिप डिसलोकेटेबल हो सकता है। ब्रीड प्रेजेंटेशन, बर्थ ऑर्डर, फर्स्ट बॉर्न बेबीज में ज़्यादा होता है। ओलिगोहाइड्रोप्नियास, वही पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती है। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। रेशनल वेरिएशन, डायग्नोसिस क्लिनिकल असेसमेंट एंड हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बेसिस पर होती है। हिस्ट्री में हम सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि फर्स्ट बोर्न बेबी है, बेबी गर्ल है, ब्रीच प्रेजेंटेशन तो नहीं थी बेबी की ही, और रेस का पूछ सकते हैं और फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं। सारी इटियोलॉजी की बेसिस पे हमने इसकी हिस्ट्री लेनी है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, अगर न्यू नेट है तो न्यू नेट में हमें ऑटोलोनी टेस्ट करवा सकते हैं, बार्लोस टेस्ट करवा सकते हैं। हमें ग्रेटर ट्रोकेंटर जो है वो फील होगा मोस्टली लेटरल साइड पर। फेमोरल हेड, मेपल पे भी लेना, बटक। इन्फेंट है तो इन्फेंट हमारे पास लिमिटेशन ऑफ अबडक्शन के साथ आ सकते हैं, लिम्ब शॉर्टनिंग के साथ आ सकते हैं। चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में लिम्पिंग के साथ आ सकते हैं, टिप टो वॉकिंग के साथ आ सकते हैं एंड अबडक्शन जो है लिमिटेशन के साथ आ सकते हैं। उनमें हमें हाई थाई क्रीज मिल सकती है तो हम क्रीज चेक कर सकते हैं, हाई थाई क्रीज। एल्डोलिसन होते हैं वो मोस्टली जो है डिस्कम्फर्ट आफ्टर एक्सरसाइज आते हैं, पेन में भी नी में होता है उनके एंड उसके बाद जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है डिफरेंट एज लेवल। इस पिक्चर में ऑटोलिनो एंड बार्टोलोनी टेस्ट को डिफाइन किया गया है। ये देखें, ये ऑटोलिनो टेस्ट है। इसमें क्या होता है, अपने जो हाथ की फिंगर्स हैं वो ग्रेटर ट्रोकेंटर पे रखनी है, थंब जो है वो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे रखता है एंड देन हमें अबडक्ट करना है थाई को एंड हिप को जो है वो इंटरनल लेकर आ रहा है, जिसमें एक क्लिक की आवाज़ आती है। इफ़ क्लिक की आवाज़ आ रही है यानी ये डिसलोकेटेड हिप था और अब ये रिड्यूस हुआ है। देन बार्टोलोनी टेस्ट, बार्टोलोनी में हम हिप को थाई से वो अडक करते हैं और हिप को बाहर की तरफ लेकर आते हैं। अगर वो बाहर की तरफ निकल गया और हिप बाहर की तरफ निकलेगा, अगर ये हिप जो है अनस्टेबल होगा बार्टोलोनी टेस्ट में तो ये आउटवर्ड मूव कर जाएगा अपने एसिटेबुलम से, बाहर की तरफ निकल कर आ रहा है यानी ये डिसलोकेटेबल हिप है। समरी बॉक्स में दिखाया गया है कि जब ऑटोलोनी पॉजिटिव आता है तो डिसलोकेटेड हिप होता है। 1 मिनट, ये ऑटोलोनी पॉजिटिव होगा तो ये डिसलोकेटेड हिप होगा, बार्लो पॉजिटिव होगा तो डिसलोकेटेबल हिप होगा। अगर दोनों ही पॉजिटिव नहीं है लेकिन हमें रिस्क फैक्टर मिल रहे हैं हिस्ट्री में तो हमने फिर भी असेसमेंट के लिए अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना है एंड अगर बेबी की एज 6 वीक से ज़्यादा है, 6 मंथ से ज़्यादा है तो हम रेडियोग्राफ की तरफ भी जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमने न्यू नेट्स है तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम। 4 to 6 वीक में हम इसे इधर स्क्रीनिंग टूल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। 4 मंथ तक हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हमें क्या बताता है, एनाटॉमी एंड स्टेबिलिटी बताता है कि हमें हिप जॉइंट की। रेडियोग्राफ है, 4 to 5 मंथ की एज में हम रेडियोग्राफ कर सकते हैं। न्यू नेट्स में हम रेडियोग्राफ नहीं करते बिकॉज ये ऑसिफिक सेंटर ही विजिबल नहीं होते तो हम कोई भी एंगल नहीं निकाल सकते। तो रेडियोग्राफ में हम डिफरेंट एंगल्स एंड लाइन्स को मेजर करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। 4 to 5 मंथ की एज में हम ये स्टार्ट करते हैं रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ में एडल्ट लाइफ में हमें डिस्प्लेजिया, सबलक्सेशन एंड डिजनरेटिव चेंजेस मिल सकती हैं। इस रेडियोग्राफ में हमें एडल्ट एज में डिस्प्लेजिया मिल सकता है, एसिटेबुलम सही बना ही ना हो, सबलक्सेटेड जॉइंट मिल सकता है एंड डिजनरेटिव चेंजेस मिल सकते हैं जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग देखिए, इसमें पहले हम एक लाइन बनाएंगे, पार्कलाइन लाइन। पार्कलाइन लाइन कहाँ से बनाएंगे, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ एसिटेबुलम से नीचे आ जाएंगे शाफ्ट ऑफ फीमर तक, ठीक है। एक पार्कलाइन लाइन बनी। इसके बाद एक हम लाइन बनाएंगे हिलग्रीन लाइन। हिलग्रीन लाइन जो हम बनाएंगे वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये ट्राइपल जो लिगामेंट्स है कार्टिलेज है, इनके बिटवीन से ये होती हुई गुजरेगी, ये स्पेस, इसको कह रहे हैं हम हिलग्रीन लाइन। इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो कैपिटम है ये इन लोअर कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर लोअर कोऑर्डिनेट में नहीं आ रहा, अपर कोऑर्डिनेट में आ रहा है, इन इस साइड पे आ रहा है, तो ये जो है वो हिप डिसलोकेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, हिप डिसलोकेशन के बारे में बताता है। इसके अलावा एक एसिटेबुलर एंगल होता है, सेम इज अल्फा एंड बीटा एंगल, अल्फा एंगल जो हमें अल्ट्रासाउंड में मिलता है। अल्ट्रासाउंड में हमें अल्फा एंगल, बीटा एंगल
एंड मॉरन इंडेक्स मिलता है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफ है। एसिटिफिलम एंगल कैसे निकाल रहे हैं हम, यही हिलग्रेन्स लाइन को यूज़ कर रहे हैं। एंड देन इसी जो कार्टिलेज एरिया है यहाँ से हम लेटरल रूफ ऑफ एसिटिफिलम पर जाएंगे लेटरल मार्जिन तक। यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो एसिटिफिलर एंगल होगा। ये एसिटिफिलर एंगल जो होता है लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए बर्थ पे, एंड ये प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होता है। तो 21 ईयर में ये 22 डिग्री तक आ जाता है, लेटर 5 में ये 10 से भी कम हो जाता है। देन हम यहाँ पे देखेंगे शेंटोन्स लाइन। शेंटोन्स लाइन जो बन रही है वो एक स्मूथ लाइन होती है, पार्ट ऑफ यहाँ सुपीरियर प्यूबिक रेमाए से आ रही होती है एंड लेसर टोकेंटर से के तक यहाँ पर आती है। ये एक सी टाइप या कर्व लाइन बनती है, लेकिन जहाँ पे डिस्प्लेसिया होगा वहाँ पे ये लाइन भी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये एक और पिक्चर है, इसमें शेंटोन लाइन दिखाई हुई कि लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। यहाँ पे शेंटोन लाइन सेम है। यहाँ पे जो है लोअर कॉर्नर में हमें कैपिटम मिल रहा है ओसियस ओसिफिकेशन सेंटर, यानी ये वाला जॉइंट जो है वो सही है, बट यहाँ पे हमें अपर मिल रहा है, यानी ये जॉइंट जो है वो डिस्प्लास्टिक है, डिसलोकेटेबल जॉइंट है या डिसलोकेटेड या डिस्प्लेसिया है डेवलपमेंटल। इसको अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग है, इसमें हम अल्फ़ा एंड बीटा एंगल निकालते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो इलियम आ रहा है एंड यहाँ तक आ जाता है, इसका ओसिफिकेशन सेंटर यहाँ पे ख़त्म होता है, फिर इसके हम प्यूबिस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। अब अल्फ़ा एंगल कैसे निकालेंगे कि स्ट्रेट लाइन इलियम से फेमोरल तक नीचे लगाएंगे, जो कि लेटरल मार्जिन ऑफ एसिटिफिलम से गुजर रही होगी। ठीक है, देन वहाँ पर जहाँ पे इलियम की जो ओसिफिकेशन है वो ख़त्म हो रही थी, वहाँ से हम एक लाइन बनाएंगे, लेटरल मार्जिन ऑफ एसिटिफिलम तक जाएंगे। इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो अल्फ़ा एंगल होगा और वो कि ग्रेटर देन 60 होता है, इससे कम है मतलब डिफॉर्मिटी प्रेजेंट है। बीटा एंगल कैसे निकाल रहे हैं कि जो ओसिफिकेशन होती है इलियम एंड स्किम के बिटवीन, यहाँ पे जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उस कार्टिलेज से लेकर आते हैं एंड फेमोरल हेड के ऊपर से इसको गुजार देते हैं, जो कैपिटोबिलम होता है, कैपिटोलम होता है, कार्टिलेज होता है, उसके ऊपर से उसको हम गुजार देते हैं। फिर इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो बीटा एंगल होता है, जो इमेच्योरिटी को शो करता है, लेस देन 55 होता है। ठीक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ये अल्फा एंगल होता है अल्ट्रासाउंड में। अल्ट्रासाउंड में हमें मॉरन इंडेक्स का भी पता चलता है। मॉरन इंडेक्स क्या है, इसका मतलब कि एसिटिफिलम जो है उसने 50% हेड को कवर किया हुआ है। अगर किया हुआ है 50% हेड को कवर तो नॉर्मल है, नहीं किया हुआ उससे कम किया हुआ है तो वो डिस्प्लास्टिक एसिटिफिलम में आ सकता है। ये जो था वो डायग्नोसिस था, सारा वही बताया हुआ है समरी में भी कि डायग्नोसिस हम हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे करते हैं। स्क्रीनिंग में हम बार्लो और ओटोलेनी टेस्ट करवा सकते हैं एट बर्थ एंड 6 वीक तक कर सकते हैं। इस टेस्ट को हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं हम 4 मंथ तक एट रिस्क बेबीज़ में। रेडियोग्राफ 4 मंथ के बाद हम रेडियोग्राफ करवा सकते हैं। ओल्डर चिल्ड्रन टिप्टो और लिम्पिंग के साथ हमारे पास प्रेजेंट करेंगे। हम इनको मैनेज करने कैसे करना है। मैनेजमेंट में अगर डायग्नोसिस अर्ली हो जाती है तो हम अर्ली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ला सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट जो है वो वॉकिंग एज में आ रहा है तो हम अवॉइड करते हैं सर्जरीज़ को, ताकि कैपिटल एफिफाइसिस जो है उसकी वेस्कुलर नेक्रोसिस ना हो, ग्रोथ प्लेट डैमेज ना हो। ड्यू डेट्स में हम क्या करेंगे, 6 वीक तक हम वेट करते हैं क्योंकि मोस्टली स्टेबलाइज हो जाते हैं 6 वीक तक, लेकिन फिर भी अगर अनस्टेबल रहा है 6 वीक तक और डिसलोकेटेड रहा है, रेस्ट पे भी डिसलोकेटेड है, तो हम हार्नेस और स्प्रिंट का यूज़ कर सकते हैं। हार्नेस जो है अलाउ कंट्रोल मूवमेंट करते हैं, बट स्प्रिंट जो होते हैं वो हिप को मोर रिजिड ली जो है वो होल्ड कर रहे होते हैं, सो एविस्कुलर नेक्रोसिस का रिस्क इसमें घटता है। इस पिक्चर में ये जो है वो पैब्लिक हार्नेस दिखाया गया है। देन इन्फेंट में हम क्लोज रिडक्शन की तरफ जाते हैं। क्लोज रिडक्शन के दौरान हम देखते हैं कि कोई स्ट्रक्चर जो है वो ब्लॉक तो नहीं कर रहा है रिडक्शन को। अगर जैसे श्वास जो है वो रिडक्शन को ब्लॉक कर रहा होता है तो हम श्वास अडक्टर को रिलीज़ भी कर सकते हैं। रिडक्शन के बाद हम जो है इस पे स्पाइका कास्ट लगा देते हैं, हिप स्पाइका कास्ट सेवरल मंथ के लिए। अगर क्लोज रिडक्शन में भी रिड्यूस नहीं हो रहा तो हम ओपन रिडक्शन की तरफ जाएंगे। ओपन रिडक्शन तो अर्ली अगर डायग्नोस हो गया है तो मैनी हिप अनस्टेबल फर्स्ट फ्यू डेज़ और वीक्स तक होते हैं, बट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, खुद ही वो स्पॉन्टेनियसली इम्प्रूव हो जाते हैं। अप टू 4 to 6 मंथ के एज में हम हार्नेस और स्प्रिंट लगा सकते हैं। ओल्डर बेबीज़ हैं क्लोज रिडक्शन करते हैं, वो पॉसिबल नहीं होती तो ओपन रिडक्शन कर सकते हैं। अगर यंगर चिल्ड्रन आ गए, अब हमारे पास टोटलर्स हैं और यंगर चिल्ड्रन हैं, तो उनमें हम ओपन रिडक्शन जो है वो एंटीरियर अप्रोच के ज़रिए करते हैं 9 to 12 मंथ में, और इनमें हम पेल्विक ऑस्टियोस्टोमीज करते हैं। ओके, पेल्विक ऑस्टियोस्टोमीज।
इसके अलावा फेमोरल शॉर्टनिंग और डी रोटेशन ऑस्टियोस्टोमीज भी कर सकते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है याद करना, बस पेल्विक ऑस्टियोस्टोमीज याद रखें। उसके बाद ओल्डर चिल्ड्रन है, उनमें भी हम यही सेम ऑस्टियोस्टोमीज कर सकते हैं, बट उनमें हमें फेमोरल रीअलाइनमेंट एंड पेल्विक अलाइनमेंट की ज़रूरत होती है, ऑलवेज़ हमें करनी होती है। चिल्ड्रन में हम वैसे सर्जरीज़ को अवॉइड करते हैं। 6 to 8 ईयर में बायलैटरल केसेस हैं अगर, एंड 8 to 10 ईयर में अगर यूनिलैटरल केसेस हैं। वही जो प्रीवियस रीज़न था कि जो है ग्रोथ प्लेट को डैमेज हो सकता है। एडोलेसेंट और यंग अडल्ट है, और ऑन एग्जामिनेशन हिप जो है वो रिड्यूसिबल है, तो हम पेल्विक एंड फेमोरल ऑस्टियोस्टोमीज कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं जॉइंट को। बट अगर इरिड्यूसिबल हिप है तो हम एसिटिबुलर ऑगमेंटेशन कर देंगे, जो कि डीजेनरेटिव चेंजेस को डिले करते हैं। ये समरी दी हुई है कि ओल्डर चिल्ड्रन में मोर लाइकली हम सर्जरीज की तरफ जाते हैं। फेमोरल ऑस्टियोस्टोमीज है वो स्टेबलाइज करती हैं हिप को, प्रेशर रिड्यूस करती है फेमोरल हेड पे। पेल्विक ऑस्टियोस्टोमीज है वो रिडायरेक्ट और रीशेप करती है एसिटिबुलम को। अच्छा, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिटिबुलम की जो रिमॉडलिंग होती है वो 3 से 4 ईयर के एज में जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस इज अ रिस्क विद ऑल DDH ट्रीटमेंट। दिस में भी कॉम्प्लिकेशन जो सब में हो रही है। ठीक है, अगर पेशेंट को एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है तो उसके साथ जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर ओवरग्रो कर रहा होता है, एंड पेशेंट का गेट जो है वो टेंडलबर्ग लाइक गेट हो जाता है। ठीक है, टेंडलबर्ग लिम्पिंग करता है वो पेशेंट।